हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं लेके आ रही हूँ महत्वपूर्ण यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। आज की वीडियो में 30 प्रश्न हम देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से कौन देश भारतीय विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट पे अवस्थित नहीं है। ऑप्शन भी देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी दिया हुआ है श्रीलंका, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा म्यांमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी भूटान हो गया, श्रीलंका, ये सब भारतीय विवर्तनिक प्लेट जो है टेक्टोनिक इस पे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए इसमें पूछ रहा है कि दून तथा द्वार हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से ये सब किससे संबंधित है, या दून या द्वार ये हिमालय किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी है लेजर हिमालय, वो ऑप्शन सी दिया है ग्रेटर हिमालय, वो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मिलते हैं दून तथा द्वार, ये शिवालिक श्रेणी में देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ये पूछ रहा है कि हिमालय के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़, तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी है जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी दिया है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो रीढ़ कहा जाता है एशिया की रीढ़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। ये पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है ज्वारीय बल जो होता है वो निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से, ऑप्शन बी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन सी है घूर्णन बल से, वो ऑप्शन डी है इसमें से कोई एक से अधिक हो सकता है। तो देखिए, ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ज्वारीय बल, ये आता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण हमें ज्वारीय बल होता है, और ज्वार हमें पृथ्वी की धरातल पे देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। देखिए, ये पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित पठार प्रदेशों में से किस पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी है बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड पठार, वो ऑप्शन डी है कि इसमें से एक से अधिक। तो देखिए, जो खनिजों का भंडार है जो भारतीय पठारों में, या भारत के रूर के नाम से, रूर क्षेत्र भी कहा जाता है भारत का इसको, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। ये पूछ रहा है प्रायद्वीपीय जो भारत है इसके निम्नलिखित या इसमें से माउंटेन जो पासेज है इसमें से अरावली पर्वतमाला में कौन स्थित है। इस जितने दर्रे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है गोरम घाट दर्रा, ऑप्शन बी है भोर घाट दर्रा, ऑप्शन सी है कसारा घाट दर्रा, वो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोरम घाट दर्रा जो है यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है, और जो भोर घाट दर्रा, कसारा घाट दर्रा, ये सब हमें ये मिल जाएंगे जो पश्चिमी घाट है उसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है। ये पूछ रहा है, इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी घाट जो है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में पर्वत शिखर में से किसका शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर। इसमें से किसको हाथी का सिर कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए है इसमें दोड्डा बेटा शिखर को कहा जाता है हाथी का सिर, ऑप्शन बी है मंत्रमाला शिखर, ऑप्शन सी है अनाईमुडी शिखर, वो ऑप्शन इसमें से एक से अधिक। तो देखिए, जो हाथी का सिर अनाईमुडी को कहा जाता है, इसको हाथी के सिर का, क्योंकि ये जो अनाईमुडी चोटी है इसकी बनावट थोड़ा सा हाथी के सिर की तरह ही है, इस वजह से इसको हाथी का सिर की संज्ञा दी जाती है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदी पूर्वी घाट पर्वतमाला के आर पार प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात इसको काट करके इसको वो नहीं प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है कि गोदावरी नदी, तो ये तो बहती ही है। ऑप्शन बी है वैतरणी नदी। ऑप्शन सी है महानदी, तो महानदी भी बहती है, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, वैतरणी नदी। ये जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला को काट करके प्रवाहित नहीं होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9। इसमें दिया गया है कि पश्चिमी घाट के निम्नलिखित पहाड़ी दर्रों में से कौन दर्रा जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, थाल घाट दर्रा, ऑप्शन बी है पाल घाट दर्रा, ऑप्शन सी है भौर घाट दर्रा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा दर्रा है जो बिल्कुल दक्षिण में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाल घाट दर्रा। ये बिल्कुल दक्षिण में है, क्योंकि थाल घाट और भौर घाट हमें पश्चिमी घाट के उत्तर में अर्थात ये महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, और पाल घाट केरल के बिल्कुल दक्षिण में ये दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य केरल के मालाबार तटीय मैदान में स्थित है। तो भारतीय राज्य केरल का जो मालाबार तट है पश्चिम में, तो इसमें कौन कौन स्थित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ए दिया है वेम्बनाड कमाल, ऑप्शन बी है कुट्टानाड, वो ऑप्शन सी है कोलम बीच, एक पुलिन है। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों ही केरल के मालाबार तटीय भाग में स्थित हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित उष्ण जल स्रोतों में से कौन जो है एक हिमालय पर्वतीय प्रदेश में नहीं स्थित है, इसमें से बाकी इसमें से है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि पनामिक उष्ण जल स्रोत, ऑप्शन बी है तप्तपानी उष्ण जल स्रोत, ऑप्शन सी है तपोवन उष्ण जल स्रोत, व ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक नहीं होगा, इसमें जो है हिमालय प्रदेश में नहीं है, ये है तप्तपानी उष्ण जल स्रोत जो है ये हिमालय प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी पनामिक और तपोवन उष्ण जल स्रोत ये सारे हमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। ये इसमें पूछ रहा है भूकंप के उद्गम केंद्र से कितनी दूरी पर छाया क्षेत्र है, यानी छाया क्षेत्र जो बनता है भूकंप का छाया क्षेत्र, जैसे पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, सबका अलग अलग होता है। जैसे पी वेव का हो जाता है 105 से 145 तक छाया क्षेत्र होता है, और एस वेव का जो होता है तो वो बिल्कुल वो पूरा 105 से बिल्कुल परे, उसके अंदर तक का भी जो होता है वो हो जाता है। तो इसमें किसी एक स्पेसिफिक तरंग का नहीं पूछा हुआ है, किसका क्या है। तो इसमें हम जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 105 से 145, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 103 डिग्री से 147 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री से 143 डिग्री, व ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें देखिए इसमें जो पूछा हुआ है कोई तरंगों का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में 105 से 145 डिग्री तक दिया है, तो ये एक छाया क्षेत्र है। अब किसका ये नहीं पूछा, लेकिन ये छाया क्षेत्र है, ये सही है। तो इसका हम आंसर इसमें करेंगे 105 से 145 डिग्री तक। लेकिन ये जो छाया क्षेत्र है ये छाया क्षेत्र बनाती है पी वेव का छाया क्षेत्र है, और फिर 105 से तो मिलता ही है, इसमें सिर्फ पी वेव लुप्त हो जाती हैं, और साथ ही साथ एस वेव तो लुप्त रहती है। इसके साथ ही साथ 145 के बाद जो पी वेव है हमें वो दिखाई देने लगती है, कोर के अंदर से वो आती हुई, और इसके परे पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा एस वेव का छाया क्षेत्र। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सबसे लंबी सहायक नदी है। ऑप्शन जैसे ए दिया है रावी नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक से अधिक, यानी सारे की सारी रावी चिनाब सतलज कहीं ना कहीं सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी ने अपने प्रवाह मार्ग में 3 द्वीपों का निर्माण किया है। इसमें से कौन नदी 3 द्वीपों का निर्माण करती है अपने प्रवाह मार्ग में।
ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी दिया है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, वो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में 3 द्वीपों का निर्माण करती है। ये प्रश्न हम देखते हैं, इसमें ये है कि सब सहायक तो है, लेकिन ये पूछा हुआ है कि सबसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ये पूछा है। तो इसका हम इसमें आंसर करेंगे सतलज नदी, क्योंकि सबसे लंबी इसमें सतलज नदी ही है, इस वजह से। बाकी सारी सहायक पूछेगा तो सब हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के वनों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन ए दिया H.G. चैंपियन, ऑप्शन बी है C.B. क्लार्क, ऑप्शन सी है G.S. पुरी, व ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो भारत के वनों का वर्गीकरण किया है ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए H.G. चैंपियन महोदय ने। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है इसमें कि सुपर महाद्वीप जो है ये निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए लॉरेंसिया को कहा गया था, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड को कहा गया था, या ऑप्शन सी पैंजिया को कहा गया था। इसके साथ ही ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुपर महाद्वीप था, सबसे बड़ा महाद्वीप ये था, जिसे सुपर महाद्वीप नाम दिया वैगनर महोदय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है। इसमें पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित बांधों में से किस बांध का भूमिगत बिजली घर है। भूमिगत बिजली घर ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए है मैथान बांध का, ऑप्शन बी है मेटूर बांध का, वो ऑप्शन सी है इडुक्की बांध का, वो ऑप्शन डी है उपयोग में से एक से अधिक। तो जिसका भूमिगत बिजली घर है वो है मैथान बांध। आप प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है, वो बताना है इसमें से कौन इसमें स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बालपाकम या बालपक्रम भी दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी उपयोग में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान व मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान जो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, यह एक निम्नलिखित में से कौन त्रिकशिकीय देशांतरीय संचरण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए हो गया इसमें, देखिए ऑप्शन ए है हेडली कोशिका, ऑप्शन बी है ध्रुवीय कोशिका, ऑप्शन सी है देखिए फेरल कोशिका, ऑप्शन डी होगी उपयुक्त में से एक अधिक। तो देखिए हम देखते हैं जो त्रिकोशिकीय जो वो होता है देशांतरीय संचरण होता है, इसका जो इसमें तीनों कोशिकाएं शामिल होती हैं, जैसे हेडली सेल भी हो गई, ध्रुवीय सेल हो गया, पोलर और फेरल सेल, तीनों को तीनों शामिल की जाती है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, इसमें है कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। तो ये सुझाव किसने दिया था कि प्रारंभ में जो थे ये एक ही पिंड थे घूमते हुए। ऑप्शन जैसे यहाँ दिया है सर जॉर्ज एरी दिया हुआ है, ऑप्शन बी है हॉयल, ऑप्शन सी है एडविन हबल, और ऑप्शन डी है इसमें एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज डार्विन ने ये कहा था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, यानी तेजी से घूमते थे एक ही पिंड के रूप में। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन आकाशगंगा गैलेक्सी जिसमें मतलब ऐसी कौन सी गैलेक्सी जिसमें कि हमारा सौरमंडल स्थित है, इसका नाम बताना है। जैसे क्षीरमर्गा, फिर बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी है मिल्की वे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें हम देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसको हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, मिल्की वे भी इसे कहते हैं और क्षीरमर्गा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछ रहा है कि साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे जैसे पिघल रहा है। तो
ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन गैस निकलती है साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में हरिकेन की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है जापान सागर, ऑप्शन बी है कैरिबियन सागर, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो इसकी उत्पत्ति होती है कैरेबियन सागर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वीप जैव भूगोल का पिता माना जाता है, यानी द्वीपीय जैव भूगोल का पिता इसमें किसे कहते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉर्ज फोस्टर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेलास महोदय, ऑप्शन सी है ऑस्टिन कैंडोल महोदय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये माने जाते हैं अल्फ्रेड वेलास। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, द्वीप जैव भूगोल के पिता माने जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि मोथा घास प्राथमिक उत्पादक है, घटपर्णी, सी है पुष्पी पौधे और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मोथा घास है, जो घटपर्णी है, जो पुष्पी पौधे हैं, तीनों के तीनों जो है प्राथमिक उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से एनर्जी लेकर के अपना भोजन बनाते हैं और फिर उस पे और अन्य शाकाहारी मांसाहारी जंतु निर्भर करते हैं, तीनों वही कार्य करते हैं। इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या जो 26 है इसमें दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन मध्य स्तरीय जलवायु मेजो क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है कोंकण तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें मेजो पूछा है तो मेजो में शामिल हो जाएगा कोंकण तटीय प्रदेश। इसके जलवायु को हम मेजो क्लाइमेट कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी हिमालय भी बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, थार मरुस्थल भी बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि इसमें निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है मेघाच्छादन, ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए छतरी का काम क्या होता है, किसी चीज को ढकना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो पृथ्वी की छतरी क्या है, ओजोन लेयर, यानी वो पृथ्वी से सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है पृथ्वी को, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की। इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने ग्रीनलैंड तथा बाफिन द्वीप है इसकी खोज की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेसिडोमिनियन, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है एरिक द रेड व ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो ग्रीनलैंड और बैफिन जो द्वीप हैं सब इसके खोज करता है एरिक द रेड इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। इसमें है कि पूछा गया है कि वेडल सागर निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर का हिस्सा है। जैसे ऑप्शन ए है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है दक्षिण महासागर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो वेडल सी है या वेडल सागर है ये हिस्सा है दक्षिण महासागर का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न है। तो हम देखते हैं ये पूछा गया है इसमें कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में जो तड़ी झंझार से होने वाली वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है काल बैसाखी कहते हैं, या ऑप्शन बी चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन सी मैंगो शावर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेरी ब्लॉसम कहा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ी झंझाओं के द्वारा वर्षा होती है, इसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम। तो ये आज का अंतिम प्रश्न। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।